चलिए, हम हमारी इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्ड सीरीज़ में एक और लेक्चर लेकर आए हैं और इस बार हम बात करेंगे पार्लियामेंट में रिसेंटली जो प्रस्तुत हुआ है इनकम टैक्स बिल 2025 पर। ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करने का काम करेगा। इनकम टैक्स एक्ट 1961 बहुत बल्कि, बहुत मोटा, बहुत पुराना हो चुका था। वो उस वक्त की ज़रूरतों के अनुसार बना था और आज 2025 की ज़रूरतें काफ़ी अलग है। इन सब बातों को मद्देनज़र ये निर्णय लिया गया कि एक नया बिल पेश करा जाए पार्लियामेंट में। क्यों ज़रूरत पड़ी? तो यहाँ पर कुछ मैंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ही अपलोडेड फैक्ट्स से एक्सप्लेन करने का प्रयास करा है कि जो पुराना 1961 का एक्ट था वो लगभग 65 बार अमेंड हो चुका था और 4000 अमेंडमेंट्स थे उसमें। 4000 अमेंडमेंट्स एक एक्ट के अंदर जो 65 बार अमेंड हो चुका है। आप उम्मीद कर सकते हैं, या उम्मीद क्या, आप उससे कोई उम्मीद नहीं कर सकते। आप ये समझ सकते हैं कि वो कितना कॉम्प्लेक्स हो गया था काम करने के लिए, समझने के लिए। तो 4000 अमेंडमेंट्स, उसकी भाषा काफ़ी डिफ़िकल्ट, इंट्रिकेट थी। प्रोविजंस में कई सारी रिडेंडेंसी थी। कई बार एक प्रोविजन दूसरे प्रोविजन के विपरीत भी बात करता था। हम आगे कुछ उदाहरण भी देखेंगे। आप देखेंगे, पहले मैंने जो बताया पुराने अंकल बनाए हैं, ये नया बच्चा बनाया है। तो पुराना आईटी एक्ट 1961, ये नया बच्चा आईटी बिल 2025 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि हम भाषा सिंपल रखेंगे। ऐसा नहीं रखेंगे कि हिंदी किसी को समझ ही नहीं आ रही है, अंग्रेजी किसी को समझ में ही नहीं आ रही है। लीगल कॉम्प्लेक्सिटी में उलझाना नहीं चाहेंगे। वी विल हैव अ सिंपलर लैंग्वेज और जो आम व्यक्ति को समझ में आ सके और साथ में जो लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी क्रिएट ना करें। एक उदाहरण ये दे रहे हैं, मैंने भी आगे डिस्प्ले करा है कि कई सारी चीजों को टैब्यूलर स्वरूप में टेबल बना के समझा दिया गया है जिससे समझने में आसानी होती है। अगला जो काम कर रहा है बिल, कि जो पुराने प्रोविजंस थे जिनका अब उपयोग नहीं रहा उन्हें हटा दिया गया है। ऑब्वियस सी बात है, ऐसा करना ही चाहिए। जैसे एक यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उदाहरण दिया है कि सेक्शन 10A हुआ करता था फ्री ट्रेड जोन से संबंधित, जो टैक्स में छूट देता था। लेकिन इस प्रोविजन का उपयोग 2012 और 13 से ही समाप्त हो गया है, लेकिन फिर भी ये कानून में प्रोविजन बना हुआ था। तो ऐसे सेक्शंस जिनका अब उपयोग ही नहीं रहा है वो कानून से हटा दिए गए हैं। सेक्शन 10A रिगार्डिंग फ्री ट्रेड जोन्स इसका बढ़िया उदाहरण है। कई जगहों पर जो प्रोविजंस थे वो बिखरे पड़े थे, जैसे टैक्स में छूट का प्रोविजन। तो जो सैलरी क्लास है उसके लिए टैक्स में छूट का प्रोविजन किसी दूसरे चैप्टर में, जो बिजनेस क्लास है उसके लिए टैक्स में छूट का प्रोविजन किसी दूसरे चैप्टर में। इस चीज को कंसोलिडेट करा गया है, एक जगह पर लाया गया है कि भाई जो सैलरीड क्लास से संबंधित आमदनी, खर्चे, छूट के प्रोविजंस हैं वो सब एक जगह रहेगा। वही ये पॉइंट कह रहा है कि देयर इज कंसोलिडेशन ऑफ provisions wherever possible and which were present in different chapters in the current act have now been consolidated, कि सबको एक जगह पर लाया गया है। रिडेंडेंसीज को भी दूर करा गया है। वही यहाँ पर समझाने का प्रयास है इस डूडल से कि कैसे सब एक जगह पर मिलती जुलती चीजें इकट्ठा करी गई हैं। सब बदलाव करने के बाद या सब बदलाव करने के साथ एक सिद्धांत को महत्व दिया गया है, वो है टैक्स सर्टेनिटी। टैक्स सर्टेनिटी का मतलब ये होता है कि सरकार कितना टैक्स लेगी, भाई तू ज्यादा ले या कम ले, व्हाटएवर, पर उस पे डटे रहे। ऐसा नहीं कि इस साल बदल दिया टैक्स का नियम, अगले साल लचीला बना दिया, आने वाले साल में कठोर बना दिया। नहीं, टैक्स के मामले में सर्टेनिटी होना बहुत जरूरी है, तभी आपके देश में निवेशक आते हैं। अगर आप साल दर साल टैक्स के नियम में ही बदलाव करते जाएंगे तो आपके देश में कोई निवेश नहीं करेगा। इसलिए टैक्स सर्टेनिटी बहुत जरूरी है। इसको कैसे नए एक्ट में बना के रखा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री कह रही है कि हमने नए एक्ट जरूर नया लाए हैं, लेकिन टैक्स सर्टेनिटी के प्रिंसिपल के साथ खिलवाड़ नहीं करा है। कैसे नहीं करा है, कुछ पॉइंट्स सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। जो कीवर्ड्स थे और जो कोर्ट ने जजमेंट्स दिए थे
उन्हें बदला नहीं गया है, उन्हें नए कानून में भी डाला गया है, कोर्ट के इंटरप्रिटेशंस को भी नए कानून में डाला गया है, ताकि ऐसा ना हो कि नए कानून में भाषा बदल दो और फिर कोर्ट में केस चला जाए और फिर नए सिरे से जजमेंट आए। नहीं, जो एक बार टैक्स मैटर सेटल हो गया है, जो एक बार कानून का इंटरप्रिटेशन कोर्ट ने सेटल कर दिया है, वो नए कानून में भी इस्तेमाल होगा। वही यहां लिखा है कि कोर्ट्स वेयर दे हैव गिवन रूलिंग्स हैव बीन रिटेन्ड विथ मिनिमल मॉडिफिकेशन, उसमें कम से कम बदलाव करे गए हैं न के बराबर, ताकि टैक्स की सर्टेनिटी बनी रहे। लीगल लैंग्वेज को आसान करा गया है, छोटे सेंटेंसेस का उपयोग करा गया है। टेबल, ये अभी मैंने आपको बता दिया कि टेबल्स और रोज का इस्तेमाल करा है ताकि बेहतर समझ विकसित हो सके। जहां पर भी मल्टीपल इंटरप्रिटेशन का स्कोप था उसे और आसान करा गया है, क्लियर लैंग्वेज बनाई गई है, सेक्शन सब सेक्शंस भी कम करे हैं। इंटरनेशनल टैक्सेशन से जहां तक संभव हो अलाइन करा गया है नए कानून को, ताकि जब विदेशी निवेशक भारत में आए तो उनके ज्यूरिसडिक्शन जहां से वो आ रहे हैं उनके टैक्स के प्रोविजन और भारत के टैक्स के प्रोविजन में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ना ही किसी को एक्स्ट्रा टैक्स बर्डन या डबल टैक्सेशन जैसी असुविधा का सामना करना पड़े। तो इंटरनेशनल टैक्सेशन के नियमों से भी हमने अलाइन करने का प्रयास करा है। आगे बात करते हैं। ये एक उदाहरण है कि कैसे नया वाला जो कानून है वो वाकई में सिंप्लीफाइड है एज कंपेयर टू पुराने कानून के। जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 था उसमें 47 चैप्टर्स थे। जो इनकम टैक्स एक्ट या बिल जो 2025 में टेबल करा है उसमें 23 चैप्टर्स हैं। सेक्शंस में अमेंड हो होकर 819 पे पहुंच गए थे पुराने कानून में, इसमें 536 हैं। लगभग 5 लाख वर्ड्स में था पुराना कानून, जो नया कानून है ये लगभग 2.5 लाख वर्डिंग्स में है। तो आप देख रहे हैं नए कानून में चैप्टर, सेक्शन, शब्द सब कम है, तो उम्मीद है कि ये कम कॉम्प्लेक्स होगा। मैपिंग करी गई है ओल्ड और न्यू प्रोविजंस को। उदाहरण के तौर पर ऐसा ना हो कि नए कानून में आप डिडक्शन, टैक्स में राहत का चैप्टर पढ़ रहे हैं और आप रिलेट ही नहीं कर पा रहे हैं कि पुराने कानून में इसके संदर्भ में क्या था। बहुत समस्या हो जाएगी आपको कानून समझने में। इसी को हम कहते हैं कि मैपिंग करी गई है। तो जब नए न्यू कानून में डिडक्शन की बात होगी तो वो ये भी बताएगा कि ये डिडक्शन का एस्पेक्ट पुराने कानून में कहां और कितना था। इसी को हम कहते हैं न्यू इज मैप्ड विथ ओल्ड। इसलिए मैंने एक डायग्राम यहाँ पेस्ट करा है कि नए और पुराने को मैप करके नया कानून बनाया गया है, जो समझाता चला जाएगा कि पुराने में क्या स्थिति थी और नए में क्या स्थिति है। मैपिंग करी गई है। ये तो एक नॉर्मल ब्यूरोक्रेटिक अपडेट है कि नाम बदलने की जैसी प्रथा है हमारे भारत में। तो जो टैक्स ईयर है, नया नाम दिया गया, किसको कहेंगे टैक्स ईयर? वो साल जिसमें आपने आपकी इनकम कमाई है वो साल टैक्स ईयर कहलाएगा। अब इस शब्दावली का प्रयोग होगा। ये इसमें एक नया अपडेट है, बहुत न्यूज में है, पता नहीं क्यों। चीजों को आसानी से समझाने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट कह रही है कि हमने हमारे प्रोविजंस कुछ इस प्रकार टेबल के फॉर्मेट में बनाकर एक्सप्लेन करे हैं कि भाई इनकम अगर रेंट से आएगी, किसी व्यक्ति की आएगी, तो 2% का उस पर टीडीएस एप्लीकेबल होगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एप्लीकेबल होगा। कुछ इस प्रकार उन्होंने कहा है कि हमने हमारे कानून को आसान बनाया है। सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए भी सिंप्लीफिकेशन करा गया है, क्योंकि सैलरीड एम्प्लॉइज सोशल मीडिया पे बहुत नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि हम इतना टैक्स देते हैं और हमें मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। तो सैलरीड एम्प्लॉइज हर जगह छाए हुए हैं, चाहे बजट में हो 12 लाख तक की आमदनी वाले सैलरीड एम्प्लॉइज को छूट, या फिर टैक्स प्रोविजंस। जितने भी सैलरीड एम्प्लॉइज के संबंध में टैक्स प्रोविजंस हैं जो बिखरे पड़े थे, डिडक्शंस, रिबेट के चैप्टर अलग अलग थे, उनको एक ही जगह पर कंबाइन कर दिया गया है। इसी को हम कहते हैं कि सारे प्रोविजंस जो इधर उधर बिखरे पड़े थे उन्हें कंसोलिडेट कर दिया गया है एक ही जगह पर, सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए खास तौर पर। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, बहुत सारे डिजिटल एसेट्स भी उभर चुके हैं जिसके बारे में पुराने इनकम टैक्स के कानून में कोई बात नहीं थी। डिजिटल एसेट्स क्या होते हैं? जैसे मेरे पास 1 लाख बिटकॉइंस हैं, मतलब काश, ठीक, 1 लाख अगर मेरे पास बिटकॉइंस हैं तो
पुराने इनकम टैक्स एक्ट में तो इसे एसेट, क्योंकि ऐसा कुछ कंसेप्ट ही नहीं था ना बिटकॉइन जैसा, लेकिन नया इनकम टैक्स एक्ट ऐसे वर्चुअल एसेट्स जैसे बिटकॉइन या नॉन फंजिबल टोकन्स, इनको भी एसेट्स की संज्ञा देता है। वही ये पॉइंट कह रहा है कि दीज हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज डिजिटल एसेट्स। एक चिंता की भी बात है। चिंता की बात यह है कि सरकार कह रही है कि अगर जो जानकारी इनकम टैक्स विभाग आपसे मांग रहा है और आप देने नहीं देते हैं, तो आपके जो डिजिटल इंफॉर्मेशन स्टोरिंग एसेट्स हैं, पेन ड्राइव, मोबाइल, लैपटॉप, उसको जब्त करने का अधिकार इनकम टैक्स को होगा। ये कानून में ही निहित है। ये प्राइवेसी के मामले में एक चिंता का विषय हो सकता है, पर अभी तो बिल है, इस पर डिबेट होगी और फिर आगे 2026 से ये लागू होने वाला है, 1 अप्रैल 2026 से, 25 से नहीं। आगे ये अभी बिल है, ये आगे पार्लियामेंट की प्रक्रिया के तहत गुजरेगा और फिर एक्ट बनेगा। 1 अप्रैल 2026 से इसे लागू करने का एम है। तो आई होप इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्ड सीरीज में आपको ये दूसरा मुद्दा भी समझ आया होगा। पहला मुद्दा हमने रेवड़ी कल्चर पे करा था और दूसरा मुद्दा हमने इनकम टैक्स बिल पर करा है। हम आगे भी आपसे मुखातिब होते रहेंगे इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्ड सीरीज में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।